आज ग्रुप 2 बहुत अच्छे से खत्म करते हैं। ग्रुप 1 हमने किया, ग्रुप 2 खत्म करेंगे आज। तो चलो, जो एकदम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है उनको तो पता ही है, हम विद इन सेकेंड्स निपटा देंगे, और बाकी फिर जिनको करना है वो देख लेंगे। फिर नो वॉइस बोल रहे हो? फिर वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है ना? ओके ओके, चलो देखो, अब देखो हो गया बहुत, 5 मिनट वेस्ट हो गया वैसे भी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट्स इज अ मेजर कंपोनेंट इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसके लिए आपको पता है, सिंपली एनसीईआरटी में ही आपको लास्ट में सीमेंट का कॉम्पोजिशन वगैरह दिया है, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, ठीक है? उस पैराग्राफ को आपको रीड करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं है इसमें, सिंपली फैक्ट्स है। तो उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, आई गेस इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है? CaO.SiO2, ये कंपाउंड आपका फॉर्मेशन होता है। दिस इज द मेजर कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। और उसमें थोड़ा आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, थोड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस, सब कुछ मिला हुआ रहता है। वो कॉम्पोजिशन आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इसमें कोई खास डिस्कशन के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन जिप्सम, डेड बर्न्ड प्लास्टर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। सभी को पता है ये फॉर्मूलाज, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, this is gypsum. Dead burnt plaster is when gypsum is heated over 373 Kelvin, और आई गेस 393 केल्विन के ऊपर जब आप इसको हीट करते हो तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है आपका, इसको हीट करते हो पहले तो आप बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। फिर इसको भी फर्दर आप हीट करते हो तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनता है। और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज नथिंग बट, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज नथिंग बट डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो दिस इज डेड बर्न्ड प्लास्टर। और इस तरह से ठीक है, डेड बर्न प्लास्टर हो गया। और क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस इज हाफ। तो आंसर इज डी। बहुत सिंपल है, दिस इज 2, दिस इज 0 डेड बर्न प्लास्टर एंड हाफ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। डन, इसमें कोई खास डिस्कशन की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे कुछ डिस्कशन का पॉइंट होगा वो लेंगे। अच्छा, ये आ गया आपका ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, चलो इसको देखते हैं ना। सो इट सेज क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज assertion A, the order is labeled assertion A. अच्छा, ये इधर है। बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इज हाईली स्टेबल। अच्छा, बेरियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है क्या वाटर में? थोड़ा कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी ठीक से देखें, यहां पे थोड़ा डिस्कशन हम कर सकते हैं, है ना? तो देखो, कार्बोनेट्स हो गए और सल्फेट्स हो गए, दोनों की सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड एक तरह का है, दोनों की सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड थोड़ा एक तरह का है। अब सल्फेट का सबसे पहला प्रेसिपिटेट आपके दिमाग में कौन आता है? बेरियम सल्फेट आना चाहिए, आपके दिमाग में बेरियम सल्फेट आना चाहिए, है ना? और बेरियम सल्फेट हाईली इनसॉल्युबल है, इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होती, सॉल्युबिलिटी कम होती। अब सॉल्युबिलिटी आपको ये बात तो अच्छे से पता है कि दो इफेक्ट्स के साथ गवर्न होती है, एक तो लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ये बात आपको पता है। अब मैंने पिछली क्लास में भी ये बात थोड़ी बताई थी, ये थोड़ा सा बड़ा एनायन और बड़ा कैटायन वाला जो मैंने आपको एक बताया था एक तरीका देखने का, तो इनको आप एक तरह से बड़ा एनायन सोच सकते हो, ये बड़े एनायन है। तो जब टॉप टू बॉटम हम जाएंगे, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या लैटिस एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी? तो ऑब्वियसली सर लैटिस एनर्जी तो कम ही होगी, लैटिस एनर्जी तो कम ही होगी। और लैटिस एनर्जी कम होगी लेकिन उतनी ज्यादा कम नहीं होगी जितना हाइड्रेशन कम होगा।
ठीक है, तो लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा कम नहीं होगी जितना हाइड्रेशन कम होगा। इसका मतलब लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप्स जाएगा ऊपर से नीचे। तो अगर लैटिस एनर्जी थोड़ी ज्यादा है तो फिर वही बात हो जाएगी कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये इनसॉल्युबल है जी हाँ, बेरियम कार्बोनेट भी, बेरियम सल्फेट भी, ये इनसॉल्युबल्स हैं। नाइट्रेट्स भी इसी तरह से चलते हैं। एंड हाईली स्टेबल। अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए क्या रीजन बताया था आपको? यस, बिल्कुल सीधे सीधे पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर कम है बेरियम की, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। और कौन था वो जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम थी? हमने बताया था बेरिलियम कार्बोनेट, याद आया? एक बताया था बेरिलियम कार्बोनेट केप्ट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। यस, CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जाता था, कार्बोनेट की बात की जाए तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। The thermal stability increases with increase in cationic size. Is it okay? Yes, it is also correct. और यही रीजन भी है उसका। तो यस, यहां बोल सकते हैं both A and R are true and R is the correct explanation. Done. ये भी बढ़िया है, समझ भी आ गया, ज्यादा कुछ नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए बेटा क्या कह रहा है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इन प्लाज्मा। क्लास 10th का क्वेश्चन है यार, पिछली क्लास में भी डिस्कस हमने किया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जब आप CO2 डालते हो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, लेकिन जब आप और CO2 डालते हो तब ये लाइम वाटर मिल्की और फिर मिल्कीनेस डिसअपियरिंग, तो ये हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो करेक्ट आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट। एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट कोई बहुत खास रिएक्शन नहीं है, क्लास 10th के लेवल का रिएक्शन है, सभी बच्चों को पता होगा। देन नेक्स्ट इज the conversion of hydroxyapatite occurs due to the presence of fluoride ions. Due to the presence of fluoride ions in water, the correct formula of hydroxyapatite is, the correct formula of hydroxyapatite is, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? अब इसका फॉर्मूला हाइड्रोक्सीपेटाइट, ये इनेमल वगैरह में कुछ शायद कहीं मैंने पढ़ा है, इसका कुछ वही काम होता है, इनेमल को स्ट्रेंथन करता है या कुछ ऐसा करता है, कुछ ऐसा ही इसका काम है। ये शायद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में होगा, ठीक है, वहां पे ही होगा शायद ये। अबे हितेश पाटिल मत कर यार, ये जो तू ये कर रहा है ना, मत कर, ठीक है, मत कर अभी, मत कर अभी, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बहुत उल्टा सीधा बोलता हूँ मैं बहुत, मेरे को नहीं जानते हो, मत कर मत कर ये सब, ठीक है, मत कर। चल ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए। ये अपना हाइड्रोक्सीपेटाइट का फॉर्मूला है, ठीक है, ये हाइड्रोक्सीपेटाइट का फॉर्मूला है। एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड आयंस, इसमें फ्लोराइड आयंस डालते हैं तो ये शायद फ्लोरोपेटाइट कुछ बन जाता है, ये आप देख लेना, ये शायद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पोर्शन है, जहां तक पता नहीं मुझे एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है, बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोक्सीपेटाइट, कुछ इनेमल वगैरह से रिलेटेड है ये, आप एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ खास बताने योग्य बात नहीं। हाँ, फ्लोराइड आयन से स्ट्रेंथन होता है, हाँ ठीक है, ऐसा ही कुछ है। चलिए अब आगे देखें, ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। व्हाट इट सेज, यहाँ पे कह रहा है, अच्छा मैच करना है, यहाँ पे मैच करना है, नीचे कुछ और तो नहीं दिया हुआ है, नहीं इतना ही, ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो देखो देखो इधर, अब उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, देखो इधर ध्यान से, दिस इज ए बेरियम, कोई बात नहीं हितेश, कोई बात नहीं, चलो देखो दिस इज बेरियम, तो बेरियम को हमें कहाँ देखें, ये तो बिल्कुल समझ आ रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2, 6 पीरियड का है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 6s2, इज इट ओके? यस। देन बेटा कैल्शियम की बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल कंपाउंड, देखो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल कंपाउंड अपने को सीधे समझ में आता है कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ी ज्यादा होगी,
ये समझ में आता है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो लिथियम है भाई, तो ये भी समझ में आ रहा है, ये तो लिथियम के साथ मैच करेगा। ऑक्सलेट इनसॉल्युबल इन वाटर, अच्छा ऑक्सलेट की सॉल्युबिलिटी, चलो फटाफट से ऑक्सलेट की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं अपन एक बार। ऑल ऑक्सलेट्स आर इनसॉल्युबल। देखो सॉल्युबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, खासकर जेई एडवांस के लिए सॉल्युबिलिटी टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम सॉल्ट एनालिसिस में एंटर भी नहीं कर सकते। तो सभी ऑक्सलेट्स बेटा इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट क्या क्या, तो अमोनियम, अमोनियम ऑक्सलेट, अमोनियम का तो सभी सॉल्ट सॉल्युबल होता है। और ग्रुप 1A सभी, पूरे ग्रुप 1 वाले सभी सॉल्युबल होते हैं ऑक्सलेट। और ग्रुप 2 में बेरिलियम सॉल्युबल होता है, बेरिलियम ऑक्सलेट सॉल्युबल होता है, और शायद फेरस ऑक्सलेट भी सॉल्युबल होता है। ये कुछ आपके एक्सेप्शंस हैं इसकी सॉल्युबिलिटी में। तो बेरिलियम सॉल्युबल है, बाकी सब इनसॉल्युबल है, बाकी सब इनसॉल्युबल है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा, थोड़ा एडवांस में ज्यादा काम आती है ये सब बातें, ये जो एक्स्ट्रा बातें। बाकी यहां तो ये ऑक्सलेट इनसॉल्युबल इन वाटर, कैल्शियम फैक्ट है, इसके पीछे लॉजिक वॉजिक नहीं कुछ। सोडियम की बात करी जाए, वेरी स्ट्रॉन्ग मोनो एसिडिक बेस, सभी को पता है NaOH बनाता है, तो सबका सबके साथ हमने मैच कर दिया। 6 क्वेश्चंस खत्म। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए इस पे आइए। दिस इज अगेन अ सिंपल मैच टाइप क्वेश्चन, इसमें भी क्या कुछ बहुत खास बताने योग्य बात है, देखते हैं। दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड दिस इज ब्लीच, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, क्लास 10th लेवल रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड विथ क्लोरीन फॉर्म्स CaOCl2। अच्छा एक बात यहां मैं बता दूं, कुछ बच्चों को मैंने इसको ऐसे लिखते हुए देखा है, ये ऑब्वियसली गलत है ना, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना होता है, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग दिस। अगर आप ऐसा लिख रहे हो बेटा कैल्शियम OCl2, तो इसके साथ आप कैल्शियम क्लोराइड भी लिखिए तब कहीं ठीक है, ये दोनों को साथ में लिखते हैं तो ठीक है, क्योंकि ब्लीच का जो कॉम्पोजिशन होता है ना, जो ब्लीच का कॉम्पोजिशन होता है दैट इज व्हाट, यहाँ पे आपके पास कैल्शियम 2+ आयंस है, साथ में क्लोराइड होगा और हाइपोक्लोराइट आयन होगा, है ना, ये तीनों चीजें होंगी आपके पास, ये तीनों चीजें आपके पास होंगी। तो दिस इज फाइन, दिस इज ब्लीच, ये कॉम्पोजिशन होता है, तो ये लिख रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि ये भी इसी कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अकेला ये नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा। देन कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है, ये POP के साथ मैच हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट हो गया, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट, हाँ ठीक है, सीमेंट में भी रहता है। एंड देन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड, ठीक है, वो डिस्कशन कर लूंगा मोहित, मैं करूंगा अभी रिकॉर्डिंग के बाद कर लूंगा, ठीक है, उस डिस्कशन, वो फिर लंबा हो जाता है वीडियो। तो ये ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, दिस सिंपल मैच, इसमें भी बहुत आसानी से आप मैच ये भी कर सकते हो, और ये आंसर आप देख लेना, C आ रहा है, जो भी है हमने मैच तो कर दिया। देन वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिकवरी ऑफ अमोनिया फ्रॉम द सॉल्वे प्रोसेस। तो अमोनिया की रिकवरी कैसे करते हैं सॉल्वे प्रोसेस में, फाइनली क्या बनता था बेटा सॉल्वे प्रोसेस में, सॉल्वे प्रोसेस में फाइनली हमारे पास अमोनियम रहता था ना सॉल्यूशन में, अमोनियम क्लोराइड रहता था, है ना, NH4Cl रहता था ना, और आपका सोडियम कार्बोनेट बनता था, ये दोनों रहता था, कार्बोनेट रहता था, कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट रहता था, शायद बाई कार्बोनेट रहता था, बाई कार्बोनेट को फिर हीट वीट करके आप बनाते थे फाइनली, हीट करके फिर कार्बोनेट बनाते थे, है ना। तो अब इसमें रिकवर करने के लिए क्या करना है, अरे बेटा अमोनियम सॉल्ट है, आप अमोनियम सॉल्ट में कोई भी बेस डालो, सबसे सस्ता बेस डाला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो OH माइनस NH4 प्लस से ले लेता है, OH माइनस इससे ले लेता है H प्लस, और H प्लस लेके बना लेता है अमोनिया, और अमोनिया बना लेता है, और कैल्शियम है और क्लोराइड है तो CaCl2। ठीक है, CaCl2। हीट भी तो कर सकते हैं, फिर दोनों काम हो जाएगा। नहीं बेटा, अमोनियम आयन से अमोनिया निकालने के लिए हीट करने से उतना फेवरेबल नहीं होगा रिएक्शन, जितना आप एक स्लाइट बेस डालो। आप बेस डालें, आप ये 0 ग्रुप कैटायन अमोनियम कैटायन का टेस्ट भी आप इसी तरह से करते हो कि आप अमोनिया निकलने देते हो, एक बेस डाल के हीट करते हो। हाँ, हीट करोगे तो रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ दैट अमोनिया बढ़ जाएगा, तो बेस हल्का स्लाइटली डालना पड़ेगा अगर आपको फास्ट यील्ड चाहिए तो, सिर्फ हीट करने से मजा नहीं आएगा। तो अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड नॉट अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आपका आंसर है। ओके, डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट सेज। चलो हाँ, यहाँ पे शायद कुछ डिस्कस करने लायक बातें हैं, लग रही हैं। चलिए, गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स, both calcium chloride .6H2 and magnesium chloride undergo dehydration on heating. Yes, this is a good statement, I would say. Yes, this is a good statement. And then BO is amphoteric where all oxides of other elements in the same group are acidic. अरे ये तो बिल्कुल गलत बात है यार, ये तो कल ही बात की हमने, मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक कैसे हो जाएंगे, है ना। ये तो बेसिक होगा। सर मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्सा होता है या ऑक्टा हाइड्रेटेड? दोनों ही होते हैं, दोनों ही हैं, दोनों बनते हैं अलग अलग कंडीशंस में, दोनों ही होते हैं। ऑक्टा भी है, उसका एग्जिस्ट करता होगा, और हेक्सा भी एग्जिस्ट करता होगा। दोनों की प्रिपरेशन का मेथड मुझे अभी फिलहाल ध्यान में नहीं, दोनों रहते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, हीट करने पे ना वो दो दो करके छोड़ता होगा, दोनों रहते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट में क्या बोल सकते हैं। अच्छा, अपने को एक बात पता है क्या कि कोवेलेंट कैरेक्टर से सीधा एक जुगाड़ देखते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर हम ज्यादा रखते हैं मॉलिक्यूल में तो उसकी हाइड्रोलिसिस जो है, हाइड्रोलिसिस की ईज जो है वो बढ़ती है या कम होती है, पहले ये बताओ। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा से हाइड्रोलिसिस की ईज जो है वो बढ़ती है या कम होती है? ये स्टेटमेंट सुना है कहीं पे, देखा है ऐसा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से? तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन ही। तो हाइड्रोलिसिस की ईज इंक्रीज होती, ठीक है, हाइड्रोलिसिस की ईज इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि यू हैव कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट बेरिलियम का क्लोराइड हो या मैग्नीशियम का क्लोराइड हो, दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। आप कोवेलेंट कैरेक्टर से देख सकते हो, कोवेलेंट कैरेक्टर से सोच सकते हो। अच्छा, वो ये पॉइंट ऐसा क्यों होल्ड कर रहा है ये आप याद रखो, इसके पीछे का लॉजिक वॉजिक नहीं जानना है, आप ये ध्यान रखो कि ऐसे करके चेक किया जाता है। तो बेटा बेरिलियम मैग्नीशियम दोनों की पोलराइजिंग पावर काफी हाई है, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होता है, तो इसके साथ जो चिपका हुआ पानी का मॉलिक्यूल है ना, जैसे ये 8H2O है, ये जो चिपका हुआ पानी का मॉलिक्यूल है, जब आप हीट करोगे तो ये अलग तो हो जाएगा, आप अगर आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन वो इंटरनली ही इसको क्या करेगा, इंटरनली ही इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। और हाइड्रोलिसिस में तो आप जानते हो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में दिस विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड along with yes, HCl, of course HCl, and some molecules of water will remain over there, and few molecules will undergo hydrolysis of MgCl2, and in
सम ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, ये इंटरनल हाइड्रोलिसिस ऐसे फिनोमेना में से लिखा रहता है। ऑल्दो नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट को आप समझिए। बेरिलियम के साथ भी ऐसा ही होता है, क्लोराइड में भी ऐसा ही होता है, ब्रोमाइड में भी ऐसा ही होता है, और आयोडाइड में भी ऐसा ही होता है। फ्लोराइड में नहीं होता, फ्लोराइड में आपको थोड़ी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर चाहिए, उसकी पोलराइजेबिलिटी कम है, तो वहां ऐसा नहीं होता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। अब मेरे को कोई ये बताए यार, ये पॉइंट कहीं एनसीईआरटी में दिया है क्या? आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने तो बहुत दिन हो गए एनसीईआरटी देखी नहीं है। अच्छा, दिया है क्या? अच्छा, कहाँ दिया हुआ ये एनसीईआरटी में? अच्छा, मेटलर्जी में दिया है। अच्छा, तो देखो यार, ये इंटरनल हाइड्रोलिसिस एनसीईआरटी में दिया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि एनसीईआरटी में दिया होगा, बट चलो ठीक है, अच्छी बात है, दिया है तो मतलब इससे ये है कि भाई देखो विद इन एनसीईआरटी ही आ रहा है, विद इन एनसीईआरटी आ रहा है, बाहर से कूदने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने जितने भी फैक्ट्स एंड ये सब किए इनऑर्गेनिक के, पूरा सब एनसीईआरटी के विद इन ही था ना, जितना भी हमने देखा। हो सकता है एक आधा कुछ इधर उधर का रहा हो, है ना, ऑलमोस्ट पूरा तो एनसीईआरटी के विद इन ही चला है। तो अब समझ लीजिए, फोकस अपना वहीं रहना चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी, ना कोई मॉड्यूल वॉड्यूल करना है। मॉड्यूल वॉड्यूल नहीं करना है आपको अभी, ठीक है? मॉड्यूल के क्वेश्चंस बना सकते हो, मॉड्यूल के कंटेंट को नहीं पढ़ना है अभी। मेंस के लिए बात कर रहा हूं मैं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करो, 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, चीजें याद रहेंगी, याद रहेंगी। क्योंकि आप मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगी, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा पूछ रहा है सर इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज आपकी देख लें, मत देखो, बिल्कुल मत देखो, अभी कोई जरूरत नहीं, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा रिएक्शंस कराया हुआ है, ठीक है? वो मत देखो बिल्कुल, अभी कोई जरूरत ही नहीं है उसका। बस एनसीईआरटी पढ़ो, बिल्कुल करेक्ट एडवाइस दे रहा हूँ, बस एनसीईआरटी पढ़ो। द करेक्ट सेट फ्रॉम, और ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ बस इसको करते जाओ थोड़ा बहुत। करेक्ट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच बोथ पेयर्स आर करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया। तो लिथियम फ्लोराइड और लिथियम क्लोराइड, यहां तो आसान है, क्योंकि जब आप लिथियम क्लोराइड की बात करते हो, लिथियम फ्लोराइड की बात करते हो, तो लैटिस एनर्जी, यहां देखो दोनों फैक्टर्स फेवरेबल है। देखो देखो, मेल्टिंग पॉइंट में दिक्कत कब होती है कंपैरिजन में? मेल्टिंग पॉइंट ना दिक्कत कब देता है? देखो, मेल्टिंग पॉइंट क्यों इतने एक्सेप्शंस लगता है? क्योंकि इसको देखने के दो नजरिए हैं। एक तो लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अच्छा लगता है ये भी सुन। उसके बाद साथ ही साथ एक और पॉइंट ले आते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्शन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्शन बोलते हैं यार, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन होगा तो इससे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग सा लगता है, कभी ये डोमिनेट करता है, कभी ये डोमिनेट। काफी बड़ा टॉपिक है, 1 घंटे पढ़ाने लायक टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट। एडवांस के पहले इस पे एक स्पेशल लेक्चर ले आऊंगा मैं, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी पे, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऊपर नीचे एक्सेप्शंस है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए, तो दिक्कत क्या होती है बेटा कि लैटिस एनर्जी के लिए आप बोलते हो कि कैटायन जो होना चाहिए वो छोटू होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर कैटायन छोटू होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्शन भी तो ज्यादा करेगा वो, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्शन भी ज्यादा करेगा, तो फिर ये बैलेंस नहीं समझ आ पाता। तो देयरफॉर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको, जैसे मैंने कहा ना, LIF, फिर NAF, और इसमें कंपैरिजन करो तो काफी एक्सेप्शंस आप देखोगे, लेकिन अभी आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी आप सिंपली देखिए LIF और LICL, तो ये तो बहुत इजी है। सर इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, और कोई डिस्टॉर्शन भी ज्यादा नहीं होता, जिसको कोवेलेंट कैरेक्टर से भी किसी किसी बुक्स में लिखा रहता है कि सर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, ऐसा भी लिखा रहता है। मैं उसी को इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्शन बोल दे।
ठीक है, उसी को इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्शन बोल दे रहे हैं। इसको लोग आयनिक कैरेक्टर से भी समझ लेते हैं कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, ऐसे भी सोच लेते हैं। सब वही बात है यार, कैसे भी सोच। लेकिन यहां LiCl और LiF में अगर देखा जाए तो दोनों ही एंगल से LiF ज्यादा आ रहा है। और MgO और NaCl, तो देखो जब चार्ज अगर बड़ा हो गया ना तो दैट फैक्टर इज ऑलवेज डोमिनेटिंग और काफी डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ये लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर ये काफी डिफरेंस क्रिएट कर देता है MgO और NaCl। यस, ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ MgO इज हायर देन NaCl। NaCl की भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, MgO बहुत हाई होता है। ठीक है, MgO बहुत हाई होता है, ये ध्यान रखें आप। सर Al2O3, सर Al2O3 तो बहुत लो होता है। नहीं, Al2O3 लो नहीं होता। कहाँ लो होता है? AlCl3 के साथ आप शायद कंफ्यूज कर रहे हो, है ना। AlCl3 लो होता है क्योंकि इसमें आप बोल सकते हो फिर वही क्लोराइड सर थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर वो पोलराइजिंग पावर एल्यूमिनियम की ज्यादा है। ठीक है, देखो वेद डेटा भी दे रहा है Al2O3 बस 4000 केल्विन, बस। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस 4000 केल्विन है मेल्टिंग पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं। मैंने कहा आपको ये चार्ज वाला फैक्टर बहुत डोमिनेट करता है ऑक्साइड्स में अगर देखो तो। MgO और दिस लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है इसकी, MgO की, and therefore this is having more melting point and hence A is the answer। ये भी कोई बहुत खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये भी आप बेसिक केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़े हो तो बहुत आराम से करके उठ सकते हो आप इसको। हाँ, चार्ज से भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है बेटा, लेकिन वहां इस केस में लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर डोमिनेटिंग है, ऐसे याद रखो। ऑक्साइड्स में जब आप देखोगे चार्ज से बिल्कुल बढ़ता है कोवेलेंट कैरेक्टर, इसीलिए जब आप NaCl और AlCl3 देखोगे तो काफी डिफरेंस पाओगे इसके मेल्टिंग पॉइंट पे, एंड यू विल फाइंड दैट AlCl3 काफी कम है। किसी के पास अभी डेटा हो तो देख के एक बार बता देना मेरे को, मैं बोल देता हूँ। AlCl3 का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है NaCl से। ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड आ गया तो ये थोड़ा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है एनायन का, एंड फॉर दैट रीजन हम यहाँ पे पोलराइजिंग पावर से कोवेलेंट कैरेक्टर वाली बात कर रहे हैं। AlCl3 का मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी के पास डेटा हो तो बता दे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Two elements A and B have similar chemical properties, they do not form solid hydrogen carbonate। इंपॉर्टेंट है, NCERT में लिखा हुआ है, पिछली भी क्लास में हमने डिस्कस किया था। लिथियम नहीं बनाता था ना, लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता था ना। ठीक है, और मैग्नीशियम, लिथियम है तो लिथियम का फिर वो डायगोनली रिलेटेड आप देखोगे तो मैग्नीशियम आएगा। 192 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, AlCl3 का 192 डिग्री सेल्सियस है और NaCl का तो खैर ज्यादा ही होगा, काफी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे LiHCO3 बेटा लिथियम बाइकार्बोनेट, ये आपका पानी में एग्जिस्ट कर सकता है लिक्विड स्टेट में, बट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। एंड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। अरे तो सीधा बात हो गया, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, दोनों ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाते हैं of the simple formulas Mg react with nitrogen to form Mg2N3 sorry Mg3N2, ये नाइट्राइड बनाते हैं, और लिथियम भी सिंपली Li3N नाइट्राइड बनाता है। अच्छा, नाइट्राइड्स की हाइड्रोलिसिस होती है तो कौन सा गैस निकलता है? बहुत इजी है सर, N3- पानी से 3H+ लेकर वो NH3 बनाकर उड़ता है।
अमोनिया निकलती है और हाइड्रोक्साइड्स बन के डिपॉजिट होते हैं। बहुत आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं। 11th का आंसर हो गया डी। देन क्वेश्चन नंबर 12 says among the following correct statements are beryllium has smaller atomic radii as compared to magnesium। अब बेरिलियम मैग्नीशियम में क्या ही कंपैरिजन, क्लास 10th का बच्चा भी बता देगा कि बेरिलियम छोटा है। तो हाँ, बेरिलियम छोटा है, तो बेरिलियम छोटा है, तो दिस करेक्ट, इज इट करेक्ट? यस सर। AlCl3 में लैटिस एनर्जी डोमिनेंट नहीं है बिकॉज ऑफ Cl। हाँ, क्लोराइड की वजह से वो पोलराइजिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई ना एनायन की, तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर वाला फिनोमेना डोमिनेट कर ले रहा, इस तरह से मैं बोल रहा हूं। और ऑक्साइड में पोलराइजिबिलिटी ज्यादा नहीं थी, कैटायन तो दोनों में सेम था, तो पोलराइजिबिलिटी ज्यादा नहीं थी, तो वहां वो डोमिनेट कर ले रहा है। तो बस यही बात है, और कुछ खास और टिप्पणी तो इस पे कर नहीं सकते। ठीक है, अब ये भी ना मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शंस हैं कुछ, अपन देख लेते हैं। ये बी मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, ये फिर इसमें मल्टीपल ऑप्शंस थे, कुछ ऐसा है 2, 3 and 4 एंड देन 1, 2 and 4। चलो मोर देन 1 करेक्ट समझ के कर लेते हैं। एंड इसी तरह से ऑप्शंस हैं 1, 3 and 4 एंड 1, 2 and 3। तो ये ऑप्शंस थे इसके। तो ये तो ठीक है, क्लियर है। बेरिलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन एल्यूमिनियम। अच्छा, तो बेरिलियम इधर है, मैग्नीशियम इधर है, फिर आपका कहीं एल्यूमिनियम आ रहा होगा इधर से, तो एल्यूमिनियम आ रहा है इधर। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करी जाए तो बेरिलियम की ज्यादा होती है, बेरिलियम की ज्यादा होती है। हाँ ठीक है, थोड़ा डेटा याद रखना, थोड़ा डेटा याद रखना जब आप, क्योंकि ना डायगोनली जाते हो तो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि सर डायगोनली गए हैं तो सर कैसे कंपेयर करें। आयोनाइजेशन एनर्जी का थोड़ा सा आप डेटा याद रखें, पूरा डेटा तो नहीं लेकिन एक रफ डेटा थोड़ा याद रखें आप, कितना कितना होता है, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का कुछ 510 के हिसाब से। और यहाँ पे एक और, हाँ एक और चीज से आप देख सकते हो ना, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तो ठीक है, आसान है बेटा, मैग्नीशियम की ज्यादा, और इसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे एक्सेप्शन भी था ना यार, यहाँ पे बेरिलियम बोरॉन में एक्सेप्शन था ना, ये अल्टी पल्टी हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज 2s2 2p1। तो बोरॉन से निकालना थोड़ा आसान होता है, याद आ रहा है, बोरॉन से निकालना थोड़ा सा आसान होता है। तो बोरॉन और बेरिलियम में ऑर्डर क्या होता है बेटा, बेरिलियम ज्यादा होता है बोरॉन से, ठीक है, बेरिलियम ज्यादा होता है बोरॉन से। और अब तो आप और नीचे चले गए, चलो डेटा क्या, थोड़ा सा ये यही ध्यान रहता तो हो जाता, डेटा की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर आप एल्यूमिनियम में जा रहे हो तो एल्यूमिनियम जो है, ये तो पक्की बात है कि एल्यूमिनियम बोरॉन से छोटा ही होगा, एल्यूमिनियम बोरॉन से छोटा ही होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं ना, साइज की नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हो। तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, फिर तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम में बेरिलियम विल बी फार ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। डायगोनल से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। चार्ज बाय साइज रेशियो ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। चार्ज बाय साइज रेशियो, तो चार्ज बाय साइज रेशियो, तो चार्ज तो B+2 और Al+3, साइज रफली सेम मान लेते हैं, साइज रफली सेम मान लेते हैं, तो चार्ज बाय साइज ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर ना, ये ज्यादा ग्रेटर लग रहा है एल्यूमिनियम, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। अप्रॉक्स सेम दिया एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया है दे आर अप्रॉक्स सेम, तो अप्रॉक्स सेम होते भी,
क्योंकि डायगोनल है तो अप्रॉक्स सेम होते भी हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली उनकी रेडियस की वैल्यूज डाल के वो मैथमेटिकली नंबर तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। अप्रॉक्स सेम मान लो आप, ठीक है, आप यही स्टेटमेंट यूज करना, दे आर अप्रॉक्स सेम। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है मुश्किल है बताना, अप्रॉक्स सेम मानो आप, ठीक है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। बोथ form covalent compounds, yes, you have seen several compounds of beryllium and aluminium. हाँ साइज नहीं, चार्ज बाय साइज सेम दिया है। हाँ चार्ज बाय साइज सेम दिया होगा, ठीक है ना, चार्ज बाय साइज उसी को मैं कह रहा हूं, उसको आप रफली सेम ही मानो दोनों के लिए, वैल्यूज उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करो। ऐसे तो फिर किसी का भी किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो, बट सिग्निफिकेंस होना चाहिए। उसका सिग्निफिकेंस तभी है जब हम उसको रफली सेम माने, क्योंकि तभी उनकी प्रॉपर्टीज मैच होती हुई हम समझा सकते हैं कि हाँ यार प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं क्योंकि चार्ज बाय साइज रफली सेम है, ये सिग्निफिकेंस है ना उसका, तब हम कर सकते हैं। तो ठीक है, अच्छा मुझे एल्यूमिनियम का कोई आयनिक कंपाउंड बताएंगे? एल्यूमिनियम का कोई हैलाइड पता है ना अपने को? एल्यूमिनियम का कोई हैलाइड? यस, AlF3। ध्यान रखें भाई ये आयनिक होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। AlF3 आयनिक होता है, तो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन एक बार कहीं, अभी बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने भी देखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइपोवैलेंट, तो AlCl3 AlF3 ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। तो AlF3 देखकर लगता है हाइपोवैलेंट है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं इसके पास, बट ये तो आयनिक है, तो इसके लिए हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट वगैरह बोलना ही नहीं है, ये आयनिक है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा कोई टर्म डिफाइंड ही नहीं है। चलो आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इट सेज एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल M readily forms water insoluble sulfate। अच्छा, वाटर soluble sulfate एंड वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। देखो ध्यान रखें भाई, हाइड्रोक्साइड को आप कैसा आयन मानते हो, छोटा की बड़ा? तो जब सॉल्युबिलिटी देखनी है तो छोटा, है ना, सॉल्युबिलिटी देखनी है तो छोटा, तो छोटा है तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो कैटायन बड़ा हो रहा है लेकिन एनायन छोटा ही है, तो लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रॉप होगी, ठीक है, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रॉप होगी, और अगर लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रॉप होती है तो उससे सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी। और आपको पता भी है कि यार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स वगैरह का तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम में केएसपी के क्वेश्चंस करते हो इस पे, है ना, तो केएसपी के क्वेश्चंस करते हो अगर आप, तो ये तो इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हो बेरियम हाइड्रोक्साइड की ओर जाते हो, सॉल्युबिलिटी काफी बढ़ने लगती है, सॉल्युबिलिटी काफी बढ़ने लगती है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाते हो। यहाँ पे वाटर सॉल्युबल सल्फेट, सल्फेट्स में अभी हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली उल्टा होता है, तो बेरिलियम सल्फेट सॉल्युबल होता है लेकिन बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, तो बेरिलियम सल्फेट सॉल्युबल है। इट्स ऑक्साइड MO इज वेरी स्टेबल टू हीट। स्टेबल टू हीट कौन है यार? स्टेबल टू हीट उसका ऑक्साइड स्टेबल टू हीट है, वेरी स्टेबल टू हीट एंड डज नॉट हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो अब ऑक्साइड है ना, तो ऑक्साइड में आप ये मत कहना कि सर पोलराइजिंग पावर तो बेरिलियम की ज्यादा है तो ऑक्साइड कैसे स्टेबल टू हीट है। ऑक्साइड में पोलराइजिंग पावर वाला कंसेप्ट मत लगाओ आप, ऑक्साइड में मत लगाओ वो कंसेप्ट। ऑक्साइड की पोलराइजिबिलिटी हम देख रहे हैं हर जगह बहुत कम है, इफेक्ट नहीं कर रहा पोलराइजेशन उसको, पोलराइजिबिलिटी बहुत कम है। तो बेरिलियम ऑक्साइड इज हाईली स्टेबल टू हीट, डज नॉट हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अच्छा रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर नहीं है तो कौन सा स्ट्रक्चर है बेरिलियम ऑक्साइड, पता है क्या किसी को? किसी को भी आइडिया है फिलहाल बेरिलियम ऑक्साइड कौन सा स्ट्रक्चर है? वुडजाइट है क्या? ZnS का वुडजाइट स्ट्रक्चर है शायद, हाँ नहीं फ्लोराइट नहीं है शायद, मुझे याद आ रहा है वुडसाइड है जहां तक। जैसे ZnS का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना बेटा, एक जिंक ब्लेंड पढ़ा था और एक ये वुडजाइट पढ़ा था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती इसमें,
तो ये वुर्जाइट स्ट्रक्चर है। हाँ, तो बेरिलियम, ठीक है बेटा, मान लेते हैं उसको बुक में, ये एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है, मानिए आप इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल ही मानिए, वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा, समझ मान। देन ये ये मैच है, आसान है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ठीक है वेद, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ जाएगा यार, ये व्हाइट वॉश, और फिर NaCl वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन, ये आपका हो गया कास्ट ऑफ स्टैच्यूज, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और ये एंटासिड हो गया। चलो ठीक है, आगे स्किप करते हैं, इसमें कुछ नहीं, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लास 10th के लेवल का सवाल। देन फिर क्या आ गया भाई, अमंग द सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल द सॉल्युबिलिटीज ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम इन वाटर। अरे अभी तो बताया यार, बेरिलियम मैग्नीशियम दोनों को हाई मान लो आप, है ना, ऊपर आते हैं ना दोनों, दोनों हाई हाई आते हैं, दोनों हाई हाई आते हैं। हाँ बोल सकते हो वेद, बोल सकते हो, लेकिन आपको उस समय वही आंसर करना पड़ेगा, ठीक है, उस समय उतना मत जाना, उसमें वही आंसर करना, क्योंकि ग्रुप में तो आता ही है। तो बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड दिस, हाई हाई कर लो, अभी तो डिस्कस कर लिया हमने इसको भी, आगे बढ़ते हैं। देन दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये सब 2021 से लेके 2019 के क्वेश्चंस के कलेक्शन है ना, इसके पहले के नहीं है, और इतना भी अगर अभी फिलहाल कर लेते हो कम समय में बहुत है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखो सभी टॉपिक्स अपन इसमें आ ही जा रहे हैं, कवर हो ही जा रहे हैं, शायद ही कुछ छूट रहा है ना, मतलब उस ब्लॉक का ऑलमोस्ट सभी कुछ रिपीट हो ही जा रहा है, तो काफी है इतना कर। NaOH एंड क्लोरीन, NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, ये क्वेश्चन में मेंशन था, शायद यहाँ पे लिखा नहीं, इजी क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताओ, चलो एक एडिशनल बात ये बताओ आप, क्लोरीन का पानी के साथ रिएक्शन याद है? अच्छा साइड में लिखा है, ठीक है, क्लोरीन का पानी के साथ और फ्लोरीन का पानी के साथ, क्या दोनों रिएक्ट करते हैं पानी के साथ? नॉर्मली पानी के साथ दोनों करते हैं, हाँ, क्या दोनों का रिएक्शन सेम तरह का होता है? क्या दोनों का रिएक्शन सेम तरह का होता है? नहीं होता है ना, ये क्या करता है बेटा, ये करता है डिस्प्रपोर्शनेशन, और ये करता है पानी के साथ OF2 नहीं बनता बेटा, OF2 नहीं बनता, फ्लोरीन विथ वाटर, फ्लोरीन तो ऑक्सीडाइज कर देता है, पानी में से ऑक्सीजन निकालने की क्षमता है इसके पास, एंड देयरफॉर वी से फ्लोरीन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप ई डिग्री वैल्यूज देखो तो ये HF बनाता है और पानी से ऑक्सीजन निकाल देता है, और क्लोरीन बेचारा HCl और HOCl करके फॉर्म करता है। और अगर आपने हीटिंग ऑक्सी एसिड्स पढ़ा है, अगर आपने हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा कि HOCl जो है हीट किया जाए तो इक एसिड बनाता है, क्या बनाता है? इक एसिड बनाता है, इक एसिड, HClO3 बनाता है, याद है? HOCl को हीट किया जाए तो HClO3 बनाता है, हीटिंग ऑक्सी एसिड्स HClO3 बनाता है। तो अगर हम यहां पे ये बोले कि अगर ये हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, ये एक सोचने का तरीका है, ये कोई मैकेनिज्म नहीं बोल रहा हूं, तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि क्लोरीन को पानी मिला होगा, पानी बन के HOCl हुआ होगा, फिर हीट हुआ होगा तो HClO3 बना होगा, और HClO3 जब NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा होगा तो मेरे पास कहीं ना कहीं NaClO3 बनता होगा। और बाकी के प्रोडक्ट्स तो आपको पता ही है, साइड प्रोडक्ट्स तो पता ही है, नॉर्मल NaCl और वाटर बन रहा होगा, बट जो मेन प्रोडक्ट है वो NaClO3।
और ये तो अभी हमने बताया ब्लीचिंग पाउडर, ये देखो ये शायद यहाँ पे मिसप्रिंट है, अच्छा नहीं सॉरी, ये वाला ऑप्शन है ना, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। आगे बढ़ते हैं, व्हेन जिप्सम इज हीटेड, अगेन द सेम क्वेश्चन एंड हमको इसका आंसर पता है, व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 393 केल्विन, तो इट फॉर्म्स व्हाट, पीओपी। अब इसके ऊपर जाते हैं तो शायद डेड बंड प्लास्टर बनता है। एक बार टेम्परेचर वेरी करता है थोड़ा बहुत, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है, कहीं 373 लिखा रहता है, कहीं 393 लिखा रहता है। आई गेस एनसीईआरटी में 393 लिखा है, 120 डिग्री लिखा है, जो कि करेक्ट भी, ठीक है, जो कि करेक्ट भी है। तो हीटेड अबव दिस टेम्परेचर विल फॉर्म डेड बंड प्लास्टर, बट यहाँ पे हीटेड 393 लैंग्वेज थोड़ा सा लग रहा है कि अब उसके ऊपर गया है या फिर उतने ही में गया है। अब वो एक अप्रोक्सीमेट रेंज है, वो उतने में ही क्या बन जाता है तो वो नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट उतने पे क्या हो रहा है ना, कि एग्जैक्ट उसी टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, पर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होता है रिएक्शन। तो एनसीईआरटी में इसके ऊपर ऐसा लिखा है कि ग्रेटर देन दैट टेम्परेचर में वो बनता है, तो ठीक है। तो डेड बन प्लास्टर ना बोल के यहाँ पे आपको अगर आंसर करना है तो आप पीओपी ही कहिएगा। एक बार एनसीईआरटी की लाइन देख लीजिएगा। तो दिस इज बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मेटल ए ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन गैस गिव्स कंपाउंड बी। अच्छा, ए को नाइट्रोजन के साथ हीट किया जा रहा है, बी बन रहा है। बी ऑन ट्रीटमेंट विथ H2O, H2O के साथ कलरलेस गैस दे रहा है। हो ना हो ये अमोनिया ही है और ये कोई नाइट्राइड है, समझ आ रहा है, ये नाइट्राइड ही है यार, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन तो किसी बच्चों का खेल नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। तो मेटल तो लिथियम हो सकता है और मैग्नीशियम हो सकता है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। हाँ बेरिलियम भी करता है, ऐसा नहीं है, बेरिलियम भी करता है। तो हाँ एल्यूमिनियम भी नाइट्राइड बनाता है, एल्यूमिनियम भी नाइट्राइड बनाता है, बट फिर वही है ना, एल्यूमिनियम का पैसिवेशन वाला चक्कर रहता है, एल्यूमिनियम का वो पैसिवेशन वाला चक्कर रहता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो उस वजह से नॉर्मली रिएक्शन देखने को मिलता है। कंपाउंड बी ट्रीटमेंट विच व्हेन पास थ्रू कॉपर सल्फेट, ये तो बहुत फेमस है यार, अमोनिया कॉपर सल्फेट, डार्क ब्लू वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स, सभी को पता चल गया होगा अभी तक। तो दिस ए इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम व्हेन ट्रीटेड विथ नाइट्रोजन फॉर्म्स व्हाट, it forms magnesium nitride Mg3N2. When treated with water it gives out ammonia, and ammonia when reacts with copper plus 2 cupric ion it form that copper ammoniacal complex CuNH34 whole plus 2। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स पे बहुत चर्चा होती है, मुझे इसकी आप वो बताओगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन इसकी, इस कॉम्प्लेक्स की। यस, ना ना sp3 नहीं बोलना, इट इज DsP, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। वो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना इसका, इस पे हमने बात भी की थी शायद, हमारी हमारी क्लासेस में ये कहीं आया था, ये कॉम्प्लेक्स कहीं आया था, तो मुझे याद है ये हमने बात भी की थी। किस चैप्टर में आया था ध्यान नहीं है मुझे, बट कहीं पढ़ाते वक्त आया था, फिजिकल केमिस्ट्री में ये कहाँ आ गया था मुझे ध्यान नहीं है, बट आया था हमारे पास। तो ये हमने इस तरह से कुछ किया कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है ना, D9 कॉम्प्लेक्स है, D9 कॉम्प्लेक्स है कुछ ऐसा, हाँ हाँ आयनिक में ही पढ़ाया था, हाँ। तो ये D9 कॉम्प्लेक्स है, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता था ना, ये एक्साइट हो जाता था, आपका एक्साइट होता था, हमने बोला था P में जाता है एक्साइट हो, हाँ ये डाउट पूछे थे, ये P में एक्साइट होके जाता है
और फिर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओके, तो ठीक है, क्लियर है ये कॉम्प्लेक्स भी। देन द कोवेलेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड इज द कोवेलेंट, हाँ कोवेलेंट वही, पोलराइजिंग पावर ऑफ बेरिलियम इज टू मच एंड देयरफॉर इट बिकम्स कोवेलेंट। मैग्नीशियम पाउडर बर्न्स इन एयर टू गिव, यस मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम को बर्न करोगे नॉर्मल ऑक्साइड ही देता है ना, नॉर्मल ऑक्साइड ही देता है। आप बेरिलियम से लेकर पूरा बेरियम तक जाओगे, सभी को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में भी हीट करो, क्या सभी नॉर्मल ऑक्साइड देते हैं कि कुछ है अलग इसमें? क्या सभी नॉर्मल ऑक्साइड देते हैं कि कुछ अलग है इसमें? तो क्या होता है इसमें? इसमें सभी नॉर्मल ऑक्साइड ही देते हैं एक्सेप्ट बेरियम था ना, बेरियम पर ऑक्साइड बनाता है ना, याद करो, बेरियम, बेरियम प्लस O2 ये पर ऑक्साइड बनाता है ना, Ba+2 ये BaO2 फॉर्मूले के साथ, ये पर ऑक्साइड बनाता है, बेरियम पर ऑक्साइड। बाकी सब नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड का कोई फंडा नहीं है, सुपर ऑक्साइड का फंडा नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी में सब नॉर्मल दिया है, अरे तो फिर एनसीईआरटी में नॉर्मल बेरियम बनाता है यार, सुपर पर ऑक्साइड बनाता है बेरियम। पूरा ऐसा क्लियर कट अगर लाइन लिखा है एनसीईआरटी में कि सब नॉर्मल बनाते हैं, फिर आप मान लो सब नॉर्मल बनाते हैं, बट बेरियम पर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है वैसा कि नॉर्मल बनाते हैं, तो अब ठीक है, आप उसी के डेटा के हिसाब से जाओ, फिर उसी के हिसाब से जाओ और उसी के हिसाब से आंसर करो। यहाँ आप बर्न्स इन एयर टू गिव, ठीक है, ये तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्या दे रहा है, और मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो Mg3N2। हाँ, क्या लिखा हुआ, क्या बोल रहे हो? बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव MO, अच्छा वो सभी का इन जनरल लिख दिया है MO, हाँ ठीक है, बेरियम बनाता है पर ऑक्साइड, वैसे लिख दिया है सबका इन जनरल, तो चलो ठीक है, मान लो आप सबका इन जनरल बनाता है बेरियम। अब एनसीईआरटी में लिखा है तो अब क्या करूं, बट अगर स्पेसिफिकली बेरियम पूछे ना, अगर तो मैं बता रहा हूं, अगर स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि बेरियम, तो फिर आप पर ऑक्साइड कर देना आंसर, अगर स्पेसिफिकली पूछ रहा है तो। वैसे इन जनरल दिया है तो फिर ऐसे ही लिख दिया होगा, उतना डिटेल में नहीं लिखा होगा, ठीक है, बट पर ऑक्साइड बनाता है। चलो इधर देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज। बेरिलियम क्लोराइड महा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। बेरिलियम क्लोराइड का क्या क्या टेम्परेचर है, थोड़ा एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज भी कर लेंगे बेटा। बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 ये नॉर्मल मोनोमेरिक फॉर्म में रहता है, जब इसको 1200 केल्विन के ऊपर ले जाया जाए, है ना, 1200 केल्विन से ऊपर अगर ले जाया जाए तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में रहता है। ऑल्दो इसका वेपर 1200 केल्विन के नीचे बन जाता है, इसका वेपर 1200 केल्विन के नीचे बन जाता है, लेकिन लगभग शायद 800 पे बन जाता है, 800 केल्विन पे इसका वेपर बन जाता है, फिर 800 से 1200 ये वेपर फेज में रहते हुए डाइमेरिक रहता है, डाइमेरिक रहता है, और जब ये 1200 के ऊपर जाता है तब ये आपका मोनोमेरिक होता है, तब ये मोनोमेरिक होता है। और जब सॉलिड स्टेट में इसकी बात की जाए,
सॉलिड स्टेट में बात करी जाए तब ये पॉलीमेरिक होता है। आई होप आपको सभी का स्ट्रक्चर पता होगा। ये मोनोमेरिक है जिसमें बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। फिर जब डाइमेरिक बनता है बेटा तो ये BeCl2 कुछ इस तरह का होता है, BeCl2 डाइमेरिक। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में एकदम शुरू शुरू में पढ़ाया जाता है बच्चों को, जब बच्चे बहुत सिंसियरली जेई की तैयारी करना शुरू करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, है ना। शुरू शुरू में बहुत मजे से पढ़ते हैं, मजा भी आता है, सब समझ में आते रहता है। ओ वाह कितना अच्छा है केमिकल बॉन्डिंग, इतना आसान है इनऑर्गेनिक तो, है ना। ऐसी वाली फीलिंग आती है। ये अपने उन दिनों को याद करो, तब का है ये सब, है ना। तभी तो पढ़ते हो, मजा आता है। स्ट्रक्चर बना रहे हो, बनाना बॉन्ड बना रहे हो, ये बॉन्ड बना रहे हो, फलाना बॉन्ड बना रहे हो, बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे बेरिलियम ये हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहे हो, sp2 बोले जा रहे हो, फटाफट मजा आ जा रहा है। और फिर बेरिलियम क्लोराइड का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जब इस तरह से आप ये BeCl2 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 एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक BeCl2 बना रहे हो, बीच वाले को देख रहे हो टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, और इस तरह से ये आपका चेन स्ट्रक्चर है। तो द आंसर इज चेन एंड डाइमेरिक। यस, चेन एंड डाइमेरिक। सॉलिड स्टेट और वेपर फेज में बोला है। अब वेपर फेज और ऊपर चला जाता तो मोनोमेरिक होता, ऑप्शन में नहीं है, तो बिल्कुल शांति से आप चेन एंड डाइमेरिक आंसर कर सकते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 22। कम टू क्वेश्चन नंबर 22। इट सेज हाइड्रेटेड X इनिशियली हीटिंग गिव अ मोनोहाइड्रेटेड कंपाउंड Y। अच्छा भाई, मोनोहाइड्रेटेड कंपाउंड दे रहा है, Y पहले X है, ये हाइड्रेटेड है, मोनोहाइड्रेटेड कंपाउंड दे रहा है। हीटिंग अबव 373 केल्विन लीड्स टू एनहाइड्रस व्हाइट पाउडर। अच्छा, तो बेकिंग सोडा, अरे बेकिंग सोडा तो पहली बात हाइड्रेटेड ही नहीं है भाई, तो बेकिंग सोडा तो वैसे ही कट गया, बेकिंग सोडा कट गया, बेकिंग सोडा कट गया। वॉशिंग सोडा बचा, वॉशिंग सोडा बचा। अब वॉशिंग सोडा को बेटा हीट करोगे तो डेड बंड प्लास्टर कहां से आ जा रहा है, ये आई गेस यहाँ पे कुछ और लिखना चाह रहा होगा, या फिर हो सकता है यही रहा होगा ऑप्शन। क्या करना है अपने को, हमारा आंसर तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फैक्ट लिखा हुआ है। ये लोग एनसीईआरटी के बाहर देखिए जाते ही नहीं है। आप बस एनसीईआरटी पढ़िए, मजे से फुल ऑन फुल स्कोर करिए ब्लॉक केमिस्ट्री में। ब्लॉक केमिस्ट्री तो मैं कहता हूँ साल भर मत पढ़ो, लास्ट के 15-20 दिन पढ़ लो, बिल्कुल एकदम गंगा नहा लोगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो Na2CO3.10H2O अगर आप ये देखते हैं हीट करते हो तो शायद ये Na2CO3.9H2O बनता है, सॉरी 9 उड़ जाते हैं, ये मोनोहाइड्रेट बनता है। फिर फर्दर और हीट करने पर फिर ये एनहाइड्रस होता है, 9 उड़ जाते हैं। तो ठीक है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। देन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। श्लोक बता रहा हूँ, श्लोक बात करते हैं उसके बारे में, करते हैं। क्लास बंद करूंगा फिर बताता हूँ। बेरियम कार्बोनेट, अब ये क्या, थर्मल स्टेबिलिटी, अरे तो कल ही बताया बेटा थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी वही घिसी पिटी बातें फिर से रिपीट होती हुई, बेरियम बड़ा है, थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी है, कहानी खत्म। देन क्वेश्चन नंबर 24, the alkaline earth metal nitrate that does not crystallize with water molecule। फिर देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया, कल का वही विवादित क्वेश्चन था ना, असर्शन रीजन वाला, पहला क्वेश्चन था हमारा वो। तो उसी में अपन ने किससे बताया था, अपन ने बोला था कि यार देखो अगर पोलराइजेशन ऑफ कैटायन ज्यादा है, अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो हम कहेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और इसको ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में फिट कर देते हैं। तो मेटल नाइट्रेट जो कि क्रिस्टलाइज नहीं करता,
अगर आपको ऐसे दे दिया जाए तो आपको याद नहीं हो पाएगा। ये आपको याद नहीं रहना चाहिए कि अच्छा ये वाला हाइड्रेट बनाता है, इसके ये हाइड्रेट्स हैं। ऐसे नहीं होगा। ये कंपैरेटिव क्वेश्चन आएगा तो बता पाओगे कि हाँ आपको पता है कि हाँ इनमें से कोई एक नहीं बना रहा है, तो कौन है जो नहीं बनाएगा, तो आप बोल दोगे हाँ यार ये नहीं बना रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबल यही है। लेकिन अगर ये भी बना रहा होता तो उसको हम डिस्कवर नहीं कर सकते बैठ के लॉजिक्स। बना रहा होता तो बना रहा है, मजे हैं भाई, बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन चारों में बता दिया गया है कि कोई एक है जो नहीं क्रिस्टलाइज करता, तो उनमें से कौन हो सकता है, तब आप आंसर कर सकते। आप क्या, कोई भी, मैं भी तभी आंसर कर सकता हूं अगर मुझे याद नहीं है तो। देन आगे बढ़ता हूँ। लास्ट 2 क्वेश्चंस देखो, आज हमने 26 क्वेश्चंस फिनिश किए। पेस मैंने थोड़ी तेज रखने की कोशिश की है और हमने खत्म कर लिया। मैंने 1 घंटा बोला था, 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा समय लिया बस आपको। 1 ही घंटा लिया, 5 मिनट शुरू में माइक का चोचला कर रहे थे उसमें लेट हो गया है ना। तो मेटल मेकिंग एक्सरे ट्यूब विंडो, ठीक है, बेरिलियम दिया है, यूज कर लो। फैक्ट है, इसमें क्या बताऊं, फैक्ट। Amphoteric hydroxide, yes, yesterday we discussed amphoteric hydroxide is beryllium, पूरी लिस्ट भी बताए थे, याद रखेंगे। Beryllium 26, and this is the end of group 2 of our uh, block chemistry, group 2 done. And in the next class we will be doing ग्रुप 13। उसमें थोड़े अच्छे अच्छे लॉजिक्स होंगे, उसमें अच्छे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे बात की जा सकती है। ग्रुप 13 तो वो हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली हम बात करेंगे। बोरॉन फैमिली में कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, बोरिक एसिड के, ऑर्थो बोरिक एसिड के रिएक्शंस अच्छे हैं। फिर उसके बाद बोरेट्स के बारे में कुछ बातें बताई जा सकती है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं अभी कि मैं विद इन एनसीईआरटी की बातें ही आपको बताऊं, क्योंकि सिर्फ अभी 10 दिन मेंस पे फोकस कर रहे हैं। इतनी इज्जत मेंस की भी रख लेते, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।